नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा रामलखन सैनी। गाइस, ज्योग्राफी रीड स्पेशल क्लासेज में ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने भारत के विभिन्न नामों की उत्पत्ति, साथ ही साथ भारत के क्षेत्रफल, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे लगने वाली स्थलीय सीमा रेखा, साथ ही साथ तटीय सीमा रेखा एवं द्वीप समूह, और अंत में हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया था। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों के बारे में। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्र अपने पास रखता है। और इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल की स्थलाकृति एक जैसी हो, ऐसा संभव नहीं है। और भारत में भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। जैसा कि भारत के क्षेत्र की बात करें तो हमें लगभग 10.5% क्षेत्र पर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। मोटे रूप से 10.5% क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार 18.6% क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार 43.2% क्षेत्र आता है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। और बाकी का जो क्षेत्र है लगभग 27% वो आता है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। इस प्रकार भारत की स्थलाकृति में हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश देखने को मिलता है। गाइज, हमारे भूगोलवेताओं ने भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में डिवाइड किया है। भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत को मुख्य रूप से 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार मोटे रूप से भारत के अंतर्गत 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान। और गाइज, आज की इस क्लास में हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आती है हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आज की इस क्लास में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था हेरियस ने। हेरियस ने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो भूपर्पटी है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हेरियस ने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी भूपर्पटी विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है। और ये जो प्लेटें हैं ये प्लेटें भी स्थायी नहीं रहती हैं। इन प्लेटों में आंतरिक शक्तियों के कारण, आंतरिक बलों के कारण इनमें हलचल होती रहती है और ये अपने स्थान से स्थानांतरित होती रहती है।
और बात करें यदि हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति की, तो इसमें 2 प्लेटों का योगदान है। उत्तर की तरफ स्थित थी यूरेशियन प्लेट और दक्षिण की तरफ थी इंडियन प्लेट। देखिए जो ये इंडियन प्लेट थी ये प्राचीन काल से ही उत्तर की तरफ बढ़ रही थी, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है ये अपने स्थान पर स्थिर थी। अब देखिए आज के लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन काल में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टक्कर हो जाती है और इस टक्कर के फलस्वरूप ही इसके मध्यवर्ती भाग में वलन होने लग जाते हैं। तो गाइज इस प्रकार से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के पार्श्व भाग में वलन पड़ने के कारण से ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था और इसी कारण से इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को वलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। देखिए बात करें यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला के विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है ये फैली हुई है पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से स्टार्ट होती है और फैली हुई है अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये एक तलवार की भांति, इसकी जो आकृति है वो है तलवार की तरह। इस प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक तलवार की आकृति में फैली हुई है। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो इसकी कुल मिलाकर लंबाई है 2500 किलोमीटर। बात करें यदि इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। इस प्रकार इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। देखिए इसकी जो ऊंचाई है, बात करें यदि इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं, हमारे एशिया महाद्वीप में कुल मिलाकर 94 चोटियाँ ऐसी हैं जो 6500 मीटर से अधिक ऊंची है। हमारे एशिया महाद्वीप में 94 ऐसी चोटियाँ हैं जो 6500 मीटर से अधिक ऊंची है। उनमें से 92 चोटियाँ, 94 चोटियों में से 92 चोटियाँ इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार गाइज हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और बात करें यदि इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। इसके अलावा इसके संरचना में, इसके निर्माण में मुख्य रूप से अवसादी या परतदार चट्टानों की प्रधानता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण में मुख्य रूप से अवसादी एवं परतदार चट्टानें पाई जाती है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला है, इसको भी हम कई श्रेणियों में, कई समांतर श्रेणियों में विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विभाजन है वो 4 प्रकार की श्रेणियों में किया जाता है। सबसे उत्तरी जो श्रेणी है वो है ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तरी जो श्रेणी है उसे जाना जाता है ट्रांस हिमालय के नाम से। इसके अलावा दूसरी इसकी महत्वपूर्ण श्रेणी है वृहद हिमालय। तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है लघु हिमालय और चौथी महत्वपूर्ण श्रेणी है शिवालिक हिमालय। इस प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 4 प्रकार की समांतर श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है।
इसके अलावा ये जो भाग है यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है वो है ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के निर्माण में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। देखिए ट्रांस हिमालय जो है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें भी 4 श्रेणियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसके नीचे दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी, और देखिए लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो जाना जाता है कैलाश श्रेणी के नाम से। इस प्रकार ट्रांस हिमालय को भी हम 4 प्रकार की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी भाग जो है वो जाना जाता है कैलाश श्रेणी के नाम से। और कैलाश श्रेणी जो है वो स्थित है तिब्बत में। वैसे ट्रांस हिमालय का जो अधिकांश भाग है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन कैलाश श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो तिब्बत हिमालय में पाई जाती है। देखिए ट्रांस हिमालय के निर्माण में मुख्य रूप से प्राचीनतम जो चट्टानें हैं उनका योगदान है। मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय के निर्माण में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों का योगदान है। इसके अलावा इसके निर्माण में अवसादी चट्टानें भी पाई जाती है। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अलावा इसके निर्माण में अवसादी जो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे जो बड़े ग्लेशियर हैं वो इसी काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, जैसे कि है सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर जैसे बड़े ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन वो भी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। सियाचिन जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ भी पाई जाती है, जैसे कि केटू। केटू को हम गार्डविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। केटू का जो दूसरा नाम है वो है गार्डविन आस्टिन, और ये जो चोटी है ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गार्डविन आस्टिन यानी कि केटू जो है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके अलावा एक और जो दूसरी महत्वपूर्ण चोटी यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है गसेरब्रम। गसेरब्रम काराकोरम श्रेणी की दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा भी पाया जाता है जिसको जानते हैं हम काराकोरम दर्रे के नाम से। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा जो है वो एक महत्वपूर्ण दर्रा है। अब जान लेते हैं हम लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी जो है वो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी में एक महत्वपूर्ण दर्रा भी पाया जाता है जिसे हम जानते हैं खारदुंगला के नाम से। अब जान लेते हैं जास्कर के बारे में। जास्कर श्रेणी में देखिए 2 महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है फोर्टुला और दूसरा है पेंसिला। फोर्टुला और पेंसिला जो दर्रे हैं वो इसी जास्कर श्रेणी में पाए जाते हैं। जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणवर्ती श्रेणी है, जबकि काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती श्रेणी है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय की जो चौथी महत्वपूर्ण श्रेणी है वो है कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी पाई जाती है तिब्बत हिमालय में। देखिए कैलाश श्रेणी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि यहाँ से भारत की महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि सिंधु नदी, इसके अलावा सतलज और ब्रह्मपुत्र।
सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास में हम जानेंगे ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तब तक के लिए बाय।